my dear students, welcome to Nexus channel beta and I am your biology mentor. So जैसा कि हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आज हम उसका लास्ट पार्ट फिनिश करेंगे. एवोल्यूशन, साथ में उसके रिलेशंस कैसे निकालते हैं हम लोग, फिर साथ में फॉसिल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी सो मेनी थिंग्स, जैसे कि एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, फॉसिल्स एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन एवोल्यूशन. ठीक है. सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद द क्लास. सो एवोल्यूशन में पहले आपको बता चुकी हूँ, इट इज़ अ स्लो, कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस लीडिंग टू ओरिजिन ऑफ मोर कम्प्लेक्स एंड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म. दिस इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन. नाउ बेटे द क्वेश्चन इज दिस, जब भी हम एवोल्यूशन स्टडी करते हैं या उसके ट्रेसेस ढूंढते हैं, जैसे आपने 9th में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा कि जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, सपोज इफ इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले आए प्रोकैरियोट्स जिनका नेकेड न्यूक्लियस था. इनको लगा कि भाई हमारा जेनेटिक मटेरियल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. तो एवोल्यूशन के बाद बने यूकैरियोट्स. ठीक है. तो किंगडम में इसको और इसको, मतलब जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको एक जगह पे क्लासीफाई कर दिया गया. क्लासीफाई हम इसलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए हम क्लासीफाई कर पाते हैं. जैसे इसमें आगे किंगडम मोनेरा आ गई सारी की सारी. ठीक है. अब जो यूकैरियोट्स बने, ये प्रोकैरियोट्स थे यूनिसेलुलर. अब यूकैरियोट्स भी दो तरह के बने, एक तो बने यूनिसेलुलर और एक बेटा बने मल्टीसेलुलर. जो यूनिसेलुलर थे उनको बना दिया प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा किंगडम बना दी इनकी अकॉर्डिंग टू ऑफ कोर्स बेटे. जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो रिलेशनशिप ढूंढते हैं एवोल्यूशन में और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स में, फिर ही बेटे इसका एवोल्यूशन क्लासिफिकेशन हम लोग कर पाते हैं. देन इज मल्टीसेलुलर. अब मल्टीसेलुलर में जो तो अपना खाना खुद बनाते थे, या कह लो कि जिनमें सेल वॉल थी, ऐसे कर लेते, सेल वॉल थी, उनको बना दिया फंजाई. और फिर जिनमें सेल वॉल थी वो बन गए प्लांटी भी बन गए, क्योंकि वो अब अगर प्लांट्स हैं, सपोज अगर प्लांट्स है तो मैं पूछूं बेटे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, तो आप बोलोगे मैम उनमें फोटोसिंथेसिस है, सेल वॉल है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, प्लांट्स हो गए. ऑफ कोर्स अब जितने भी प्लांट्स हैं, आप ग्रीन कलर के बाहर देखते हो, सभी को ही हम प्लांट्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सेम है. ठीक है. ओके. देन लास्ट बच गए एनिमेलिया. ठीक है. तो ये हमने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. जैसे ये प्रोकैरियोट्स थे, ये लेस एडवांस हैं बिकॉज दे आर प्रिमिटिव, सबसे पुराने हैं, पूर्वज हैं, प्रिमिटिव सबसे पुराने हैं. बट ये यूकैरियोट्स में किंगडम एनिमेलिया इज मोस्ट एडवांस्ड. तो दिस इज हाउ द एवोल्यूशन ट्रेवल्स. ओके बेटा, अब आगे चलते हैं. नाउ जब भी बेटे हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स निकालने होते हैं तो हम ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स निकालते हैं. जैसे एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा ऑर्गन्स, कौन कौन से, या तो होमोलोगस ऑर्गन्स होने चाहिए या एनालॉगस ऑर्गन्स होने चाहिए. कैसे समझते हैं इसको. होमोलोगस ऑर्गन्स हैव, लेट मी यूज अ डार्क पेन, हैव सिमिलर ओरिजिन सेम है एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. मतलब उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बट वो फंक्शंस अलग परफॉर्म करते हैं. whereas analogous organs are different in basic structures but perform same function. पहले हम ना इसके एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन के हिसाब से. जैसे होमोलोगस ऑर्गन में एग्जाम्पल है 4 limbs ऑफ मैन, इसके अलावा बर्ड्स का 4 limbs, ठीक है, हॉर्स का और फ्रॉग का कर देते हैं ऐड, एम्फीबियंस का, चारों के 4 limbs है. अब बेटे ये जो इनके 4 limbs हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक सेम है, दिखाती हूँ मैं आपको. जैसे ये, ठीक है, दिस इज योर एनसीईआरटी बुक डायग्राम. जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके ये होमोलोगस है आपस में, दीज आर होमोलोगस. कैसे? बिकॉज दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स बट डिफरेंट फंक्शन. जैसे एम्फीबियन है, सिमिलर स्ट्रक्चर कैसे, ये जो ऊपर वाली बोन है दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमरस. ये वाली जो होगी रेडियस एंड अल्ना, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, रेडियस एंड अल्ना. दीज बोन्स आर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स फिर आ जाएंगी आगे. ठीक है. एंड फिर ये आगे फिलेंजेस. ठीक है. सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है. चाहे आप रेप्टाइल में देख लो, सेम बेसिक स्ट्रक्चर है. ये देखिए, जैसे हम ये रेडियस, ये ह्यूमरस आ गई, रेडियस अल्ना आ गई, और ये हमारे आगे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और ये फ्लेंजेस.
ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है फोर लिम्ब का, फ्रंट लिम्ब का, सेम रहेगा इन चारों में, जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। बट फंक्शन सेम है, सॉरी स्ट्रक्चर सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर है सेम, सभी कितने पार्ट्स हैं, सभी ऐसी हैं, बट इनमें फंक्शंस डिफरेंट है। जैसे अगर एम्फीबियन में ये काम करेगी स्विमिंग का, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, स्विमिंग का काम करेगी। रेप्टाइल्स का रेंगने में काम करेगी बिकॉज दे आर कर्सोरियल, ठीक है। अगर मैं बर्ड्स में करूँ तो ये फ्लाइंग का मैकेनिज्म होगा, ठीक है। मैमल्स में करूँ, मैमल्स में अगर हम मैन कंसिडर कर रहे हैं तो मैन यूज्ड हिज फोर लिम्स फॉर ग्रास्पिंग। जैसे मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, ग्रास्प किया हुआ है, इसको ऐसे उठाया मैंने, तो मेरा फोर लिम्ब यूज हो रहा है एज अ ग्रास्पिंग। वही अगर हॉर्स होता तो उसके फोर लिम्स, वो जो आगे वाले उसके फोर लिम्स हैं, वो क्यों यूज करेगा, रनिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट फंक्शंस है, सभी के फंक्शंस क्या है, डिफरेंट, बट बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेम। अब वापस आ जाते हैं, अब समझ आ गई होगी आपको डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से। नाउ स्टेजेस इन डेवलपमेंट आर सिमिलर, ऑफ कोर्स बेटे, अगर उनका बेसिक ओरिजिन सेम है तो क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर ऑफ जो डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं वो भी सेम होंगे, ठीक है। दे आर डेवलप्ड इन रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, ऑफ कोर्स जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ही ये चीज़ दिखेगी। नेक्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन्स शो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। बेटे डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए ये किसी का एक बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन है, लेट मी राइट दिस, ये है बेसिक स्ट्रक्चर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बेसिक स्ट्रक्चर है एक। अब यहाँ से डिफरेंट काइंड ऑफ रेज डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज का मतलब ही क्या होता है, बिखर जाना, डाइवर्ज हो जाना। अब डिफरेंट डाइवर्जेंस हुई अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शंस, हर किसी के डिफरेंट फंक्शंस हैं, फोर लिम्स के, जितनी भी फोर लिम्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शंस डिफरेंट है, मींस रेज डाइवर्ज, सो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके बेटा, अगर आप ऑफ कोर्स अगर आप इसको एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ोगे तो पढ़ना ईजी रहेगा, ओके। अब बात करते हैं बेटा एनालॉगस ऑर्गन्स की। एनालॉगस में भी पहले हम एग्जाम्पल ही कंसिडर कर लेते हैं, विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड। जैसे आगे चलते हैं, ये रहा, दिस इज विंग ऑफ बैट एंड दिस इज ऑफ बर्ड, एंड ये आपस में क्या है बेटा, एनालॉगस है, एनालॉगस ऑर्गन्स है। अब एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं, वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें पहले ना मैं आपको समझा देती हूँ, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये डाइवर्ज शो करते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब होता है डाइवर्ज करना, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कन्वर्ज करना। यहाँ पर देखिए, दे आर हैविंग अ डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, ये दूसरी, ये तीसरी, दीज आर द स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, बट एवरी स्ट्रक्चर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, सो ये कन्वर्ज हो रही है, सो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नाउ दे स्टेजेस इन डेवलपमेंट आर डिफरेंट, ऑफ कोर्स स्टेजेस भी बेटा डिफरेंट होंगी। अब हम इसके ना एग्जाम्पल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे बेटे जो बैट और बर्ड है, इनके जो विंग्स हैं दोनों मदद करते हैं फ्लाइंग में, बोथ हेल्प्स इन फ्लाइंग, तो फंक्शन सेम आ गया। बट बेटे अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, जो बर्ड्स हैं इनके जो विंग्स होते हैं बेटे, दे आर मॉडिफाइड फोर लिम्स, मॉडिफाइड फोर लिम्स। जैसे अगर आपने कभी बर्ड देखा हो ध्यान से, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड, तो कैसे होता है, उनके सिर्फ दो पैर होते हैं, ठीक है, और बाकी वो अपने विंग्स यूज़ करते हैं उड़ने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसी को कंपेयर करूँ बैट के साथ, तो बैट की अगर आप देखो, जैसे सपोज दिस इज अ बैट, सपोज कंसिडर दिस, ये जो इसके बेटा ये फैदर्स होते हैं ना, ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ये ऐसे जैसे वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, आपस में कनेक्टेड होती हैं, और वो उनके बीच में फोल्ड्स होते हैं, स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, दे हैविंग स्किन फोल्ड्स, दिस इज कॉल्ड एज पैटाजियम, में लिख देती हूँ स्किन फोल्ड्स को, ठीक है। अब देखिए ये मॉडिफाइड फोर लिम्स है, बट ये भी फ्लाइंग में मदद करते हैं, ये स्किन फोल्ड्स है, ये भी फ्लाइंग में मदद कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, फंक्शन सेम है बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ओके बेटा, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। आगे चलते हैं। नाउ बेटे द नेक्स्ट फैक्टर, एक तो हमने पढ़ा रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन से। नेक्स्ट इज हम रिलेशनशिप्स पता कर सकते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, कोई भी चीज़ है, जैसे सपोज कि कोई भी रिमेन्स है हमारे पास, ठीक है, उसको हम फॉसिल कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर वो सॉइल में मरा है
तो सॉइल में उसका डीकम्पोजिशन रेट ज़्यादा होगा, वो जल्दी से डीकम्पोज हो जाएगा। बट मान लीजिए अगर वही ऑर्गेनिज्म मड में मरा, मड में है, वहाँ पर डाई हो गया वो, अब क्या होगा, वो इतनी जल्दी डीकम्पोज नहीं करेगा। वहाँ पर क्या होगा, मिट्टी सूख जाएगी और वो मिट्टी में धंस जाएगा ऐसे, और जब हम मिट्टी को खोलेंगे तो हमें उसका निशान मिलेगा, उस मड में हमें निशान मिलेगा। ये एक तरीका है फॉसिल्स ढूंढने का, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स हैं, जैसे ये है फॉसिल ऑफ ट्री ट्रंक, दिस इज अ फॉसिल ऑफ इनवर्टिब्रेट एनाम्टियोड्स, दिस इज अ फॉसिल ऑफ इनवर्टिब्रेट ट्रिप्लोबाइट, एंड दिस इज द फॉसिल ऑफ फिश, एंड दिस इज द फॉसिल ऑफ डायनासोर। अब देखिए सिंपल मैं बता देती हूँ आपको, डायनासोर हमने किसी ने देखा नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा, बट स्टिल वी कैन इमेजिन कि वो कैसे हैं। क्यों है? बिकॉज वी गॉट द फॉसिल्स ऑफ डायनासोर, हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं जिनको हमने स्टडी किया, उनकी बोन्स को अच्छे से स्टडी किया, फिर हमें पता चला कि हाँ ये चीज़ ऐसी हुई होगी, ठीक है। ऐसे बेटा कई बार क्या होता है, कई बार ऑर्गेनिज्म मरते हैं तो कई बार उनके इम्प्रिंट्स हमें रॉक्स में मिलते हैं, कई बार रॉक्स की खुदाई करते हैं तो वहाँ पर हमें इम्प्रिंट्स मिलते हैं। अगर आप कभी किसी केव में गए हो तो दिस इज़ वेरी कॉमन टू फाइंड दीज टाइप्स ऑफ इम्प्रिंट्स इन द केव्स, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फॉसिल्स। नाउ बेटे अब ये फॉसिल्स तो हमें मिल गए, पर बेटे हम फॉसिल को स्टडी भी करते हैं, फॉसिल की एज को भी तो स्टडी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसकी एज को काउंट करने के लिए दो तरीके हैं, हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द एज ऑफ द फॉसिल्स। हमें कैसे पता चलता है कि इतने मिलियन ईयर्स अगो पहले डायनासोर्स थे, इतने मिलियन ईयर्स अगो ये होगा, ये सब कुछ क्या है, दिस इज ऑल वी केम टू नो थ्रू द स्टडीज। आगे चलते हैं बेटा। देखिए ये एक फोटो है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या होता है बेटे, एज फाइंड आउट करना, ये इसमें हम दो चीज़ें समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक जगह थी जिसमें कुछ सम इनवर्टिब्रेट्स मर गए और उसके ऊपर लेयर आ गई, सैंड ऊपर आ गई। कुछ टाइम के बाद डायनासोर्स आए, अब ये नीचे तो लेयर है इनवर्टिब्रेट्स की, ऊपर डायनासोर मरा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं देयर इज एन इम्प्रिंट ऑफ डायनासोर, इसकी सेकेंड लेयर बन गई दिस, सो ये बनी फर्स्ट लेयर, अब ये डायनासोर की बन गई ऊपर सेकेंड लेयर। धीरे धीरे क्या हुआ, और क्रिएचर्स आते गए, ठीक है, वो मरते गए, ऊपर मिट्टी रॉक्स सबमिट होते गए ड्यू टू डिफरेंट नेचुरल फैक्टर्स, जैसे फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, सॉइल्स के ऊपर डिफरेंट लेयर्स बनाती जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3 लेयर्स होगी। पहली लेयर में क्या था, इनवर्टिब्रेट्स, सेकेंड लेयर में ये स्कल है डायनासोर का, थर्ड लेयर में अगर ये हॉर्स है, ये भी मर गया तो इसकी थर्ड लेयर बन जाएगी। देखिए हॉर्स भी बन गया, अब यहाँ पर इसकी सेकेंड लेयर आ गई और यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स की नेक्स्ट लेयर आ गई। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पर वाटर वगैरह आता गया, यहाँ पर ऊपर एग्रीकल्चर शुरू हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, तो ये रीजन डिफरेंट लेयर्स बन गई फॉसिल्स की। अब मान लो सपोज मुझे फॉसिल्स की एज फाइंड आउट करनी है। अब दिस इज़ वेरी सिंपल, जितनी चीज़ ऊपर होगी इसका मतलब उसकी एज कम है, जितनी हम नीचे जाते जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर उतने ही पुराने फॉसिल्स होंगे, ठीक है। जितना डीप जाते जाएंगे उतने पुराने फॉसिल्स, जितना हम लेयर की ऊपर खुदाई की, मान लो मैंने खुदाई की, इसकी निकाल लिया, ये इसके निकाले मैंने फॉसिल्स हॉर्स के, तो मुझे क्या पता चलेगा कि हॉर्स अभी रिसेंटली मरा है। बट अगर और डीप जाएंगे तो डायनासोर्स, तो पता चल जाएगा डायनासोर्स भी हैं। अगर और नीचे जाएंगे तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो उससे भी पता चल जाएगा कि वो तो बहुत ही पुराने हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेयर्स बेटे ऐसे हवा में नहीं बनती, दिस टेक्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म दीज काइंड ऑफ लेयर्स, ठीक है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, कोल की, पेट्रोल की बात करते हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि हमें उनको प्रिजर्व करना चाहिए, कंट्रोल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएंगे। उनको बनते हुए कितने मिलियन ईयर्स लगे, बट हमको उसको यूज़ बहुत स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी कि हमने लेयर्स की मदद से फॉसिल्स की एज निकाल ली। सो दिस इज़ वन टू कैलकुलेट, दिस इज़ वन वे टू कैलकुलेट एज ऑफ फॉसिल। एक तो ये हो गया। इसके अलावा बेटे ये तो फर्स्ट मेथड हो गया ना, टू कैलकुलेट एज, ऐसे टू काउंट लेयर्स, लेयर काउंट करते जाओ। दूसरा वे क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स यूज़ करते हैं, स्पेशली हम यूज़ करते हैं कार्बन आइसोटोप्स टू यूज़ दिस एज, एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग, कि कार्बन की मदद से हम लोग इसकी डेट निकाल रहे हैं, सो दिस इज कार्बन डेटिंग, ठीक है। सो दिस आर द 2 ways इन विच वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द फॉसिल्स।
आगे चलते हैं बेटा। सो ये जो एवोल्यूशन होता है, एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है समझनी कि जब भी बेटा एवोल्यूशन होता है वो एक रात में नहीं होता। द एवोल्यूशन टेक्स सो मच टाइम टू इवॉल्व। उसमें कई बार होता है कि कुछ ऑर्गेन है जिसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, कुछ ऑर्गेन है जिसको हम कम यूज़ कर रहे हैं वो कम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्लेनेरिया है, दिस इज अ प्लेनेरिया। अब इसकी ये जो आईज है, सॉरी बेटा लेट मी राइट इट नाइसली, ये आईज है, इसकी आईज ये मदद करती हैं डिटेक्शन में, दो इट डू नॉट हेल्प्स इन परसेप्शन ऑफ विजन, इट जस्ट हेल्प्स टू डिटेक्शन एंड लाइट। इसके अलावा बेटे अगर हम और ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सपोज लेट मी कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल ऑफ फेदर्स। सपोज फेदर्स की बात करें, अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में फेदर्स या विंग्स ऐसे दोनों लिख देती हूँ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब कुछ एक हमारे पास बर्ड्स हैं बेटा, या कुछ एक हम कभी कभी आपने देखा होगा मूवीज़ में ऐसे दिखाते हैं कि ये डायनासोर था, उड़ने वाला डायनासोर था। ठीक है, वो हम क्यों बता सकते हैं उड़ने वाला डायनासोर? क्योंकि हमें उसके फॉसिल्स मिलते हैं, हमें उसकी विंग लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, फिर उसकी एक्सरे डिटेक्शंस होता है, बहुत कुछ होता है। अब कुछ एक बर्ड्स हैं, जैसे वैसे माना जाता है कि ये जो फेदर्स हैं इनका इनिशियल काम था जस्ट इंसुलेशन। इंसुलेशन जैसे बेटा हमारी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, इंसुलेशन मीन्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट कोल्ड, है ना, प्रोटेक्ट करते हैं हमें सर्दी से, तो इंसुलेशन का काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी हीट को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। कुछ एक बर्ड्स ने अपने आप को इवॉल्व किया, उनका एवोल्यूशन हुआ और उन्होंने फिर उन फेदर्स की मदद से उड़ना भी शुरू कर दिया, विंग्स बन गए, उड़ना भी शुरू कर दिया। इसीलिए देयर आर सम टाइप्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। कुछ एक बर्ड्स होते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, कुछ एक डायनासोर्स भी ऐसे थे उनके विंग्स फेदर्स थे बट वो उड़ते नहीं थे। सो दिस इज एन एवोल्यूशन, दिस गोज स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं होता कि बस हो जाए। अब एवोल्यूशन होने के लिए इन्वायरमेंट शुड प्ले अ रोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर होना है तो इन्वायरमेंट का भी रोल होना चाहिए, इन्वायरमेंट रोल शुड बी देयर। अगर मान लीजिए कोई चीज़ इवॉल्व हुई, किसी चीज़ को नेचर ने सिलेक्ट किया, जैसे हमने बीटल्स केस में पढ़ा था, नेचुरल सिलेक्शन हुई थी, बट उसके बाद वो खुद की भी तो उसकी कोई ना कोई वेरिएशंस, कुछ ना कुछ एवोल्यूशन होना चाहिए, न्यू स्पीशीज बननी चाहिए। सो ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं होती, दीज थिंग्स टेक टाइम, दे गो स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट एवोल्यूशन बाय स्टेजेस, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्ट्स पता होनी चाहिए, जिसमें हमने डायनासोर के बारे में पढ़ा, प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा, कुछ एक प्लांट्स के विंग्स के बारे में पढ़ा। अब बेटे एक चीज़ और भी है, जैसे हमारी बॉडी पे फैदर्स होते हैं, माना जाता है कि जो बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं वो आपस में उनका रिलेशन होता है। इसके लिए बेटा एक होता है कनेक्टिंग लिंक, मैं अभी बता देती हूँ आपको, देयर इज़ कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक से हमें पता चलता है कि ये स्पीशीज़ ए है, सपोज स्पीशीज़ ए, ये कोई अलग तरह की स्पीशीज़ बी है। अगर मान लो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, बट मेरे पास एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें कुछ एक करैक्टर तो स्पीशीज़ ए के हैं, कुछ एक करैक्टर जो है स्पीशीज़ बी के, तो मैं बोलूँगी दिस स्पीशीज़ इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्पीशीज़ ए एंड स्पीशीज़ बी। क्लियर? दिस फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन बोथ द स्पीशीज़। जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है, आर्कियोपटेरिक्स। ठीक है बेटा, दिस इज एन ऑर्गेनिज्म विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। माना भी जाता है और ये चीज़ सच भी है कि जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं वो आपस में सेम थे, कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वज थे बेटे सेम थे, मीन्स देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन द इंसेस्टर्स ऑफ बोथ दीज बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। सो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक। ओके, आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, इसके अलावा एक और है, ये बेटा एवोल्यूशन है वाइल्ड कैबेज का। एवोल्यूशन किसका है? दिस इज ऑफ वाइल्ड कैबेज। अब बेटे एक चीज़ होती है जब नेचर सेलेक्ट करती है, जब हमें नेचर सेलेक्ट करती है तो हाँ हम ऐसे बन जाते हैं। समटाइम्स नेचर डू नॉट सेलेक्ट, वी सेलेक्ट द थिंग्स एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कि हम अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट ऑफकोर्स तभी करेंगे जब हम उसके बेनिफिट्स हों, हमें हो कि हाँ इस चीज़ का ये बेनिफिट है तो हमें इस चीज़ को ऐसे बना लेना है अपनी मर्जी से। सो यहाँ पर एवोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड कैबेज का कैसा हो। बेटे ये एक वाइल्ड कैबेज है, ये कैसी होती है? जनरली नीचे कैबेज थी और उसके लीव्स बहुत लंबे थे, बहुत दूर थे, तो लोगों ने सोचा कि इतने दूर दूर लीव्स हैं, इट इज़ नॉट यूजफुल टू अस,
तो फिर इसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन की गई और फिर इसका बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, कि जैसे उनको लगा कि अगर इसके लीव्स बहुत दूर है, ठीक है, तो यहाँ पर लीव्स पास आ गए, लीफी स्ट्रक्चर पास आ गई, तो इससे हमने बना ली बेटा कैबेज बना ली, ऑफ कोर्स, कि जिसमें लीव्स जो थे पास आ गए, दूर नहीं रहे। अब ब्रोकली बनी है, इसका भी मतलब यही है कि जो ब्रोकली है इसमें अरेस्टेड फ्लावर्स थे, उसको सिलेक्ट किया, अरेस्टेड फ्लावर्स को, ठीक है, ऐसे चाहिए थी तो उन्होंने ब्रोकली बना ली। इसके अलावा कॉलीफ्लावर भी है, हम लोग खाते हैं, एवरीबडी ईट दिस इज द स्टेराइल फ्लावर्स, ठीक है। अब उनको लगा कि नहीं भाई, हमें कुछ स्वोलन पार्ट चाहिए खाने के लिए, तो ये बन गई कोहलराबी, स्वोलन पार्ट खाने के लिए चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, सिर्फ हमें खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लीफी वेजिटेबल ही चाहिए, तो ये बेटा केल बन गई। हम लोग इतना नहीं खाते इसको, कोरिया में ये लोग बहुत खाते हैं केल, कभी देखना इस पत्ते के रख के सुशी सी बना के खाते हैं उसकी। सो दिस इज द केल। उन्होंने जब उनको लगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ लीफी वेजिटेबल चाहिए, तो दे सेलेक्टेड द केल। इसके अलावा बेटे रेड कैबेज की भी एवोल्यूशन हुआ। एक्चुअली जो रेड कैबेज होती है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बेटा, और स्पेशली एंथोसायनिन होता है, ठीक है। और इसके अलावा बेटे इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेरियस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में भी ये मदद करती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो एवोल्यूशन हुआ, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, बिकॉज हमने इसको सेलेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अब इससे हमें ये पता चलता है कि एवोल्यूशन can be with the help of a natural selection and also can be with the help of artificial selection, depending upon our requirement and the environmental resources. अगर हमारे पास ये environmental resources होते ही नहीं तो हम इतना कुछ कर ही नहीं पाते थे कैबेज को, ठीक है। आगे चलते बेटा। So there is also one topic that is the molecular phylogeny. It's important to note this down. जितने भी हमने अब तक के रिलेशंस पढ़े हैं, कौन कौन सा रिलेशन पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लेट मी यूज अ डार्क पेन, होमोलोगस या एनालॉगस ऑर्गन, एक ये पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स, ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, या हम निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हमने पढ़ा कनेक्टिंग लिंक्स, ठीक है, या हमने सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन कर दी। ये तो सारा था रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने का एक तरीका। बट अब साइंटिस्टों को लगा कि ये सारी कहने की बातें हैं, हमें कुछ मोर एक्यूरेट मेथड निकालना चाहिए, कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये एग्जैक्ट है, ठीक है। उसके लिए साइंटिस्टों ने बोला कि हम इनके करेक्टर्स को स्टडी करने से अच्छा है बेटे, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द करेक्टरिस्टिक्स इट्स बेटर टू गो विद द स्टडी ऑफ डीएनए। लेट अस स्टडी द डीएनए। अगर उनका डीएनए सेम है, ठीक है, या डीएनए में सिमिलैरिटीज़ हैं, इसका मतलब दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अगर उनमें डीएनए में सिमिलैरिटीज़ नहीं है तो मीन्स दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। सो दिस स्टडी ऑफ डीएनए, द न्यूक्लिक एसिड्स, दिस इज ऑल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। यू जस्ट नीड टू नो द अंडरस्टैंडिंग कि इसमें हम करते क्या है। इसमें क्या होता है, डीएनए की स्टडी करते हैं टू फाइंड आउट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वे है टू कैलकुलेट दिस, मोस्ट एक्यूरेट वे टू कैलकुलेट। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये वीडियो है, एक ये फोटो है। एक चीज़ और है बेटे, जो हम एवोल्यूशन स्टडी करते हैं, देखिए बेटा, एक तो ये लैडर है, लैडर मीन्स सीढ़ी है, और ये एक ट्री है। अगर मुझे एवोल्यूशन को एग्जैक्टली डिफाइन करना हो या मुझे बताना हो कि एवोल्यूशन किसके साथ रिलेटेड है दोनों में से, तो ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी कि ट्री के साथ रिलेटेड है, नॉट विद द लेडर। लेडर के साथ रिलेटेड नहीं है, ट्री के साथ रिलेटेड है। क्योंकि बेटा देखो, लेडर इज प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव है, ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब दिस इज लेस एडवांस, दिस इज मोर एडवांस्ड एंड इट इज इरिवर्सिबल। बट कुछ हद तक ये ठीक है, बट एक्चुअली में एवोल्यूशन क्या होता है, एक स्पीशीज से बेटा बहुत सारी स्पीशीज बन जाती हैं। कैसे? दिस इज ड्यू टू वेरिएशन, और फिर वेरिएशन के साथ हम अडेप्ट कर जाते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। तो अगर हमें
एवोल्यूशन का रिलेशनशिप बताना हो तो इट शुड गो विद द ट्री नॉट विद द लेडर, बिकॉज वन थिंग इज, मतलब काफ़ी सारी एवोल्यूशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती हैं, डाइवर्ज कर जाती हैं। दिस इज क्लियर। जैसे हमने यहाँ पर भी बेटा मैंने एक आपको टेबल कराया था, लेट मी गो बैक, आई विल गिव यू एन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। हाँ जी, ये वाला मैंने कराया था। इसमें देखिए इट फॉर्म्स अ ट्री, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये एक ट्री की ब्रांचेस की तरह, शाखाएं की तरह निकल रहा है, ठीक है। एंड इट इज नॉट लाइक लेडर, जैसे पहले प्रोकैरियोट्स बने, फिर यूकैरियोट्स अलग से, प्रोटिस्टा बन गई, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया अलग अलग हो गए, ठीक है। सो इट विल मोर रिजेंबल विद दिस, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज द ह्यूमन एवोल्यूशन। ओके बेटा, इसमें हम लोग समझते हैं ये जो एवोल्यूशन है ह्यूमंस का भी हुआ। कई लोग कहते हैं कि भाई हम ह्यूमंस जो है चिंपैंजी से बने हैं, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दो वी हैव द जेनेटिक सिमिलैरिटीज बिटवीन द चिंपैंजीज एंड द ह्यूमंस, बट वी डू हैव अ कॉमन एंसेस्टर समटाइम। एक टाइम ऐसा था जब हमारा भी एक कॉमन एंसेस्टर था, क्लियर। अब जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स हैं। पहले जो थे ऐसे हम झुके हुए थे, हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम जो स्ट्रेट नहीं थी, फिर धीरे धीरे स्ट्रेट होनी शुरू हुई, फिर स्टोन्स यूज़ करने शुरू किए, फिर टूल्स यूज़ करने शुरू किए, फिर हमारे पास ये आ गया एक मॉडर्न मैन, ठीक है। अब आपको पता है कि हम ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम यूज़ करते हैं दैट इज़ द होमोसेपियन, ये याद रखो, होमोसेपियन, ठीक है, होमोसेपियन है। बेटे माना जाता है कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुआ वो एक्चुअली में शुरू हुआ फ्रॉम अफ्रीका। ये समझ लीजिए कि जो सबसे पहले जो मैन था वो अफ्रीका में ही हुआ था। वहाँ से क्या हुआ, फिर वहाँ से माइग्रेशन हुई अफ्रीका में से, और वो जो हमारा पूर्वज था, हमारे जो कॉमन एंसेस्ट्रल मैन थे, फिर वो डिफरेंट एरियाज़ में मूव करे। अब बेटे अगर वो डिफरेंट एरियाज़ में मूव करे, जैसे फिर वो मूव करे टुवर्ड्स अमेरिका, ठीक है, फिर मूव करे टुवर्ड्स एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सो ऑल दीज द मूवमेंट्स एंड दैट इज टू एट डिफरेंट टाइप। अब बेटे ये जो इन्होंने अपनी मूवमेंट शुरू की, ठीक है, जब भी हम मतलब ये हमें पता चलता है थ्रू द ट्रैकिंग प्रोसेस, हमें उनके कुछ रिमेन्स मिले, कुछ एक उनकी स्ट्रक्चर्स मिली, स्कल वगैरह, जॉ वगैरह, ये सारी चीज़ों को हमने स्टडी किया और हमें पता चला क्या था। अगर आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, ऐसी डिस्कवरी चैनल पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, उसमें बताया जाता है कि जब ये मैन ने मूव करना शुरू किया अफ्रीका में, जो मतलब सबसे पुराना मैन था, उसने मूव करना शुरू किया, तो इट इज़ नॉट द वे कि बस उठाओ और चलो ट्रैवल करते हैं, कि ये कंट्री छोड़ो दूसरी कंट्री चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ ऐसे मूव कर रहे थे कि चलते चलते आगे चले गए, कहीं भी चले गए, मतलब ऐसे ही बस मूव कर रहे थे, नॉट विद द सेंस ऑफ ट्रैवलिंग, एक्चुअली ट्रैवलिंग। जैसे अब है, कितने लोग चले जाते हैं किसी और कंट्री में मूव कर जाते हैं, किसी और स्टेट में मूव कर जाते हैं, वो होता है एक्चुअली में मूविंग। ये सब कुछ एक अचानक ही प्रोसेस था, वो अपनी मर्जी से मूव नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ऐसे ही जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह से। और ऐसा करते करते बेटे यू कैन सी दैट देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़। अब देखने में भी कितने ह्यूमंस अलग हैं, जैसे चाइनीज़ अलग दिखेंगे आपको, जापानीज़ अलग दिखेंगे, है ना, इंग्लैंड वाले अलग दिखेंगे, इंडियंस अलग, अफ्रीकन्स अलग, बट इट डजंट मीन दैट वी आर डिफरेंट स्पीशीज, नो, दैट डिफरेंट कलरेशन, डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट करेक्टर्स, वो जो सब कुछ बना है वो बना है ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। समझ आया कि ये सब कुछ एक एनवायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से चेंज हुआ। जैसे अफ्रीका में लोग इतने डार्क स्किन के क्यों होते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो कि उनमें मेलानिन ज़्यादा होती है। क्यों होती है? ऑफ कोर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ सन की रेस से। तो ये सब कुछ क्या है, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स हुआ है, किसी ने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब बेटे अगर हम बात करें कि ये जो नॉर्मल, ये यहाँ पर वापस आ जाते हैं, अब ये जो मैन है, ये सबसे पहले वाला जो मैन है, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर दिस इज कॉल्ड एज होमो हेबिलिस। यू डोंट नीड टू गेट इनटू द नेम्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन इट इज द होमो इरेक्टस, क्योंकि ये थोड़ा सा सीधे हो गए हैं अब, ठीक है, इरेक्टस वर्ड केम फ्रॉम दिस, एंड देन होमो नीदरलैंडिस, एंड दिस इज लास्ट होमो सेपियंस, एंड फ्रॉम हेयर वी गॉट, मतलब हम बन गए, बिल्कुल होमो सेपियंस बन गए हैं, एंड वी आर द मोस्ट एडवांस्ड क्रिएचर ऑफ ऑल द टाइम, ठीक है बेटा।
अब एवोल्यूशन मैंने बताया आपको टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जरूर एक चीज़ और मैं बताना चाहती थी, आई रियली वांटेड टू ऐड ऑन। जब एवोल्यूशन होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो ये एक स्पीशीज बनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, क्योंकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर चलेगी। ये मान लीजिए ये प्रिमिटिव है, जैसे हमने बात की ये बैक्टीरिया, सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया मोनेरा, और यहाँ पर बने एनिमेलिया। तो जब ये एवोल्यूशन हो रहा था, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी, तो इस एवोल्यूशन में एक चीज हुई है, बैक्टीरिया खत्म नहीं हुए, वो मरे नहीं, वो अपने हिसाब से वेरिएशन लाते गए, सर्वाइव करते गए। अब देख लो, बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं, गर्म इलाकों में भी मिलते हैं, नॉर्मल एरियाज में भी मिलते हैं, एंड इवन दे फाउंड इन एंटार्क्टिकाज। यहाँ पर देखिए है तो बैक्टीरिया ही, बट उनकी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस है, डिफरेंट अडेप्टेशंस है, और वो हर जगह पे सर्वाइव कर रहे हैं। पर ये खत्म नहीं हुए दुनिया से, ये खुद है, ये अपना एवोल्यूशन करते जा रहे हैं, आगे आगे मोर एडवांस क्रिएचर निकलता जा रहा है, बट ये पीछे वाले भी अपने आप की वेरिएशंस करते जा रहे हैं, अपने आप को एडवांस करते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ऑफ कोर्स ये आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ इन अ प्रोग्रेसिव वे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप यू लाइक द वीडियोज, एंड आई रियली थिंक कि ये सारी की सारी वीडियोज आपके लिए बेनिफिशियल थे। सो थैंक यू सो मच बेटा, हैप्पी लर्निंग, आई विल सी यू सून। थैंक यू बेटा।